जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में देखें तो जो यूनिट 9 है जिसमें टॉपिक निबंध से संबंधित है, तो जो भी निबंध हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है क्रमशः उन निबंध को लेकर हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो देखिए, पहला निबंध जो है भारत वर्षोन्नति, ये निबंध है। दूसरा है दिल्ली दरबार दर्पण। तीसरा है कविता क्या है। चौथा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। पांचवा संस्कृति और सौंदर्य से संबंधित। छठा नाखून क्यों बढ़ते हैं। सातवां उत्तर फाल्गुनी के आसपास। आठवां निबंध है शिवमूर्ति। नौवां है शिव शंभू के चिट्ठे। 10वां है मजदूरी और प्रेम। 11 है उठ जाग मुसाफिर। तो क्रमशः ये निबंध यूनिट में ये निबंध आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और हम क्रम से ये निबंध करवाने वाले हैं। और निबंध की विषय वस्तु के साथ जो प्रमुख उद्धरण है, पंक्तियां हैं, उन पे तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ हम आपको पूरा निबंध पढ़ाएंगे यहाँ पे, जिससे ये हो कि आप एक बार अच्छे से निबंध को सुन ले और निबंध सुनने के तत्पश्चात जो है आपकी अच्छी पकड़ उस निबंध पे हो जाए, तो बीच से कोई भी पंक्ति उठाया जाए आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। आज जो निबंध पे हम बात करने वाले हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये निबंध जो है 3 दिसंबर 1884 को प्रकाशित हुआ हरिश्चंद्र चंद्रिका में। दरअसल इसकी विषय वस्तु की बात करें तो बलिया में ददरी के मेले के समय आर्य देशोपकारणी सभा में जो भारतेंदु जी द्वारा दिया गया भाषण है, उसके कुछ अंश यहाँ पे उद्धृत किए गए हैं और वो अंश बहुत ही तेजस्वी है। कहीं ना कहीं ये भारतीयों को जगाने वाले अंश थे। भारतवर्ष की उन्नति आखिर कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करते हैं। इसके साथ ही इस निबंध में वो अपनी भाषा पर, निज भाषा पे और स्वदेश हित के प्रश्न को भी उठाते हैं। भारतेंदु जी ने भारतीयों के आलसीपन पर भी करारा प्रहार किया है इस भाषण के माध्यम से, और साथ ही साथ उनको चेतनाशील होने को कहा है। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों, यानी उस समय हिंदू मुस्लिम जो था, टकराहट होता था, उनसे मिलकर रहने की आग्रह करते और उन्होंने जो धर्म में व्याप्त तमाम बुराइयां थी उनसे भी छुटकारा पाने के लिए, उसको हटाने के लिए भी संदेश दिया। अंततोगत्वा अगर देखें तो भारतीय जनमानस को एक सूत्र में पिरोने का कार्य वो उन्होंने उस भाषण के माध्यम से किया था। और साथ ही साथ उन्होंने जो भारतीय उस समय जो आलस से बहुत ही ज़्यादा घिरे हुए थे, तो आपने इनके पहले अंधेर नगरी नाटक और भारत दूरदर्शन नाटक में ये सभी चीज़ें देखी है। तो भारतीयों को जो आलसपन था, तो उन्होंने ये भी उस पर करारा प्रहार किया कि उनकी दुर्गति का कारण क्या है, कि मलुकदास के दोहे से कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। तो चलिए सबसे पहले ये हम निबंध देखते हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह नहीं कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बिरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेखक ने कहा हमारे हिंदुस्तानी लोग यहाँ पे क्या हैं, रेल की गाड़ी हैं। यदि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे इन्हें, हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हकीम। राजे महाराजों को अपनी
पूजा भोजन छूटी गप से छुट्टी ही नहीं है। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगाए रहते हैं। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरा है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। बस यही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तो भारतवर्ष की उन्नति पर इस तरीके से इन्होंने भारतेंदु जी ने प्रहार करने की कोशिश की है। बलिया के जो कलेक्टर रॉबर्ट हैं उनको अकबर तथा उनके मुंशी जो थे टोडरमल, और मुंशियों को जो है टोडरमल और अबुल फजल के समान बताया। हिंदुस्तानी राजे महाराजे हकीम रईस कोई भी देश के जागरण को प्रयास नहीं कर रहे हैं तो लोग भारतीयों को कैसे जगाएं, इस पे भी उन्होंने करारा व्यंग्य किया, एक प्रश्न चिन्ह उठाया है। भारतीयों को आलस की जो पुतली बात के वो सोए पड़े हैं, वो दुर्गति का कारण भी बताया है। आगे वो कहते हैं कि 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। तो यहाँ पे देखिए एक प्रसंग सुनाते हैं कि 3 मेढक हैं, एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक सौक, बीच वाला बोला गमसम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। तो 3 मेढक, ऊपर वाला कहता है जौक सौक, बीच वाला कहता है गमसम, सबके नीचे वाला जो पुकारा है वो कहता है गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा जो है वो यही है, यानी ये 3 मेढक के समान, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाएं। तो यहाँ पे देखिए उस समय कह रहे हैं कि जो राजा और ब्राह्मण थे उनका क्या काम था कि देश में अलग अलग प्रकार की विद्या और नीति, अच्छी चीज़ें फैलाएं। अब भी लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिच्छिन्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोधारो मत्सर ग्रस्तता प्रभावा समर दूषिता, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, जब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही हो। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही है, पाला हम ही है, यानी पहले हम ही है, पहले ही छू ले। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली, खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनके औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देख करके भी लोगों को लाज नहीं आती। ये समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। कहते हैं कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, तो भागवत के एक श्लोक को भी उद्धृत करते हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन तपः स्वते तरितम पुमान भावाप्ति न तरेत सा आत्महा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति नहीं करे तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर के कोप के ही भागीदार होंगे। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसको लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी तो अभाग्य ही है।
वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक, काठ के उल्लू, पिजड़े के गंगाराम ही बने रहे तो फिर हमारी कमबख्त कमबख्ती पर फिर क्या कमबख्ती ही है। बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दुन की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत और गाड़ी वाले, अब देखिए यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि उन्होंने जो देखा है कि उनके अनुसार कि क्या इंग्लैंड में जो किसान, खेत और गाड़ी वाला, मजदूर, कोचवान, ये सब नहीं होते हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूने अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा। तो ये भारतीयों पे भी करारा प्रहार एक तरीके से करते हैं कि हमारे भारतीय जो समय मिलता है उसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। सो गप भी निकम्मी मारेंगे। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध को छाड़ते हैं। सिद्धांतता यह कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने जो दोहा बनाया वो समझिए कि यहीं के लोगों के लिए है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चार ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अमीरों, मुसाफिर, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करने या किसी की जमा माल लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन सा रोजगार है जिससे कुछ रुपए मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से ये क्लियर होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होती जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़े। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक पुकारोगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में। जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब कब राम जनकपुर है। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो सहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्दभेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कभी भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े। जिन चूके चहु आज इक्के मारे इक्के सर। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में उन्नति हो, घर के काम में हो, बाहर के काम में हो, रोजगार में हो, शिष्टाचार में हो, चाल चलन में हो, शरीर में बल में हो, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में। भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम लोग निकम्मे कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मानम कृत्वा तो पृष्ठतः स्वकार साध्यते। देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृतः मानम कृत्वम ता पृष्ठतः स्वीकार साध्यते धीमानम कार्य ध्वंसम ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हैं वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिनों में सब हो जाएगा।
अपनी खराबियों के मूल के कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा बने उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होगा, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश नहीं सुधरने वाला। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या लें क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब सन्नियों का मूल धर्म है, कहते हैं कि सब सुन्नियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। तुम्हारा बलिया के मेले का यही स्थान क्यों चुना गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से लोग यहाँ पे मिलने आए, इकट्ठा हुए, आपस में लोग मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 एकादशी से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ, व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह ये है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंशों के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उन्हें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, लड़कों की छोटेपन ही में शादी करके उनका बल, बीरज, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुस्लिम सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबको आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुस्लिम भाइयों को भी उचित स्थान दीजिए। इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की बात ही हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे, सब जेठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मैसर व धर्म के प्रभाव से मुस्लिम को सहज प्राप्त है,
उनके जाति नहीं, खान पीने में चौका चूल्हा नहीं, बिलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुस्लिम ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारो वे दिन गए, अब आलस्य हठधर्मी ये सब छोड़ दो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो, मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। तो ये कहते हैं कि मीर हसन और इंदर सभा जो है ये पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। कहते हैं कि शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। तो यहाँ पे मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा का उल्लेख इन लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य माना गया है। यहाँ पे कहते हैं कि भला सोचो कि इस हालात में बड़े होने पर भी लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने ही मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पैसन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ, बिलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रह रहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू ही है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुस्लिम सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वही काम करो। देखा जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती हैं। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहाँ से आती है। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में तुम आ गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, जी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से भारतवर्ष की उन्नति के लिए हर एक मुद्दे को जो है प्रेमचंद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उठाया है। उनके प्रमुख कुछ उद्धरण हैं यहाँ पे उद्धृत किए गए हैं, जैसे कि हमारी हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी है और बड़े बड़े महसूल की ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब चल नहीं सकती। वैसे ही है हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप सधी रहा बलवाना। तो ऐसी पंक्तियां जो है आपके पाठ्यक्रम जो आपका एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा जा सकता है कि का चुप सधी रहा बलवाना, ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है। या यूँ कहें कि सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही हो। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस यानी सब लोग जो है दौड़ में लगे हुए हैं। और ये भी कहा गया कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता इतना समान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। तो इन हर एक बिंदुओं पर जो है यहाँ पे भारतेंदु जी जो है भारतीयों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों पे, इन मुद्दों को ध्यान से देखें। और एक बहुत ही अच्छा जो इन्होंने मुद्दा उठाया कि अगर फॉरेन में आप देखिए कि वहाँ के जो छोटे लोग भी हैं, जो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो एक ऐसा वर्ग भी होता है जो मध्यम आय का है, जिनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो समय का कैसा सदुपयोग करते हैं। वहाँ के लोग गप में भी देश का प्रबंध चाटते, परंतु भारतीयों की बात उन्होंने कहा कि वो निकम्मेपन की हद पार कर देते हैं उतने में। आलस पर उन्होंने करारा व्यंग किया कि मलुकदास ने दोहे के माध्यम से
किस तरीके से कहा। वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति अपनाने की बात की जाती है, उस नीति पे इन्होंने बात की। और ये भी कहते हैं कि जो लोग अपने को देसी तैसी लगाते हैं, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल के कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। यानी हर एक व्यक्ति छिपा है, सबको सामने आना पड़ेगा। देश की उन्नति के लिए अपने को बलि चढ़ाना ही होगा। शुभ, और ये भी उन्होंने इस पॉइंट को पकड़ा कि सब उन्नतियों का जो है मूल धर्म है। तो अगर धर्म जो है, जैसे अंग्रेजों के यहाँ की धर्म नीति और राजनीति तो मिली हुई है, उनके यहाँ दिनों दिन उन्नति हो रही है, तो फिर हमारे यहाँ ये उन्नति क्यों नहीं हो रही है। और बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध अपने यहाँ मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्र में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। जैसे ये होता था ना कि जहाज का सफ़र हम पार करके जाएंगे दूसरे देश, हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, ये विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं समाज में जो विसंगतियाँ विद्यमान थी उस पर उन्होंने कुठाराघात किया कि इन सबसे आप परे आइए। ऐसा ना, ये जो सामाजिक विरुद्ध, आप समाज के विरुद्ध समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र में, मत मतांतरों में ये चीज़ें नहीं है। और लड़कों के, खासकर देखिए युवा पीढ़ी को उन्होंने जागृत करने के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहा। और लड़कों को छोटेपन ही में ये जो ब्याह हो जाता था उस समय, तो ये बाल विवाह की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही उस समय अगर देखें तो समाज में ये बाल विवाह जैसी कुप्रथा को, तो उस पर भी वो कुठाराघात करते हैं कि छोटपन में ही अगर देखें तो उनको उस तरीके से उनका विवाह मत करिए जब वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं। और उनको बचपन से ही आप इतना कह सकते हैं ना कि बहुत ही लाडला नहीं बनाइए, आलस्य से भरपूर मत करिए, उनको बहुत ही ज़्यादा आप श्रम साध्य व्यक्ति बनाइए। और कहते हैं कि हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। तो लास्ट में वही कहते हैं कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखिए, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करिए। आपने जो पहनकर उस ददरी मेले में जितने लोग आए थे, जिनको संबोधित कर रहे थे, तो उनके जो ड्रेस कोडिंग था उस पर भी वो कहते हैं कि आप जो पहन के आए उसका एक एक पार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें लगेगा सब चीज़ों में विदेशी हाथ है। क्या आप इतने सक्षम नहीं कि आप अपने वस्त्र को जो धारण किए हैं वो अपने भारतीयों में ये चीज़ नहीं है कि वो खुद का बना सके। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है कि हर एक चीज़ मेड इन इंडिया होना चाहिए, तो इस मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट उन्होंने ददरी मेले में संबोधन के दौरान ही दे दिया था। तो हर एक मुद्दों पे उन्होंने उस समय जो है भारतवर्ष की उन्नति पे बात किया। तो इस तरीके से साहित्य जो है हमारे समाज को योगदान देता है। और इनके द्वारा तो आपने देखा, भारतेंदु जी के द्वारा हमने जब भारत दुर्दशा नाटक पढ़ा, अंधेर नगरी, कितनी बारीकियों से उस समय भारत की दुर्दशा कैसे हुई, या एक अंधेर नगरी में एक अंधेर राजा हो तो कैसे प्रजा वहाँ पे उन संकटों से उबर नहीं पाती, उन सारे मुद्दों पे इन्होंने डिस्कशन किया है। तो उम्मीद है कि ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये निबंध की कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम एक मैराथन टाइप में ले लेंगे जो 11 के 11 निबंध हैं, जिनमें प्रस्तुत जो भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां होंगी उन सारे को, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे को एक साथ करा देंगे। लेकिन आप निबंध को पूरा अच्छे से पढ़िए, निबंध को अच्छे से समझिए, तो निबंध के कोई भी पॉइंट आपको दिए जाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। इस तरीके से बहुत ही डेप्थ में अंदर से क्वेश्चन आते भी हैं, तो बीच बीच की पंक्तियां आएंगी, तो जब पूरा निबंध आप बहुत ही ध्यान से सुने होंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर होगा। सो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा निबंध होगा तो हम उसको देखेंगे, और क्रमशः ये निबंध का सीरीज इस तरीके से ही चलता रहेगा। और इसके बाद हम नाटक की सीरीज को कंटिन्यू कर देंगे। 5 नाटक करवाए हैं जो UGC नेट के पाठ्यक्रम में लगा है, बाकी और भी कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।